आपका इस प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपका ऋषि सर। प्यारे बच्चों, एग्जाम सर पर है और इस बार आपको बनाना है टॉपर। तो बिल्कुल वही क्लास आपके लिए आ रही है जिससे छपने वाले हैं। इनको लिख लो, इनको तैयार कर लो, यही आएंगे, यही तुम्हें लिखना है। महाकुंभ पर निबंध आएगा क्योंकि 144 वर्ष बाद यह पर्व मनाया जा रहा है। और आपका बेरोजगारी पर जो बार बार रिपीट होता है, पर्यावरण प्रदूषण इस समय बढ़ ही रहा है। चारों तरफ वायु प्रदूषण है, तमाम प्रकार के प्रदूषण है। साथ ही मेरे एक प्रिय कवि सुमित्रानंदन पंत, अभी आप यहां किसी और को कर सकते हो, मेरे प्रिय कवि कोई भी हो सकता है, आपका प्रिय कवि हो सकता है, आपका प्रिय महादेव वर्मा हो सकती है, जयशंकर प्रसाद हो सकते हैं, मेरे प्रिय लेखक में प्रेमचंद भी हो सकते हैं, तमाम प्रकार के लोग हो सकते हैं। अर्थात आपको एक व्यक्ति के बारे में भी निबंध तैयार करना है। और नई शिक्षा नीति बहुत 2-3 बार पूछा गया पिछले साल, पिछले कई सेट में यह था, इस बार आने की पूरी संभावना है, किसी ना किसी सेट में आपको जरूर मिलेगा। तो आपको बोर्ड परीक्षा के ये 5 पत्र में देकर के जा रहा हूं, इनकी रूपरेखा आप देख लो कैसे लिखना है। पहले आपको भूमिका, महाकुंभ का महत्व, महाकुंभ का पौराणिक संदर्भ, आयोजन और अनुष्ठान, सांस्कृतिक विविधता, अर्थव्यवस्था और पर्यटन, समाज और एकता का संदर्भ, संदेश, महाकुंभ की चुनौतियां और उपसंहार। ये 9 टॉपिक आपको लिखने बेटा, ये बहुत ज्यादा नहीं है। हर एक चीज तुमको मैं आज बता रहा हूं। जैसे मान लो ये भूमिका है, तो भूमिका में आपको कितना लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा। भूमिका में क्या लिखना है, भारत एक आध्यात्मिक देश है जहां विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं। इसी प्रकार महाकुंभ का आयोजन, इसी प्रकार महाकुंभ का पौराणिक संदर्भ। ये 3 टॉपिक आपके हो गए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 टॉपिक, अब ये जैसे मैंने यहां भूमिका लिखी, महाकुंभ का महत्व लिखा, महाकुंभ का पौराणिक संदर्भ लिखा, इसी प्रकार आगे आपको हेडिंग बनाते जाना है और 3-3, 4-4 लाइनें लिखते जाना है। आपको 500 से 600 शब्दों में कम से कम 4 से 5 पेज में अपना निबंध लिखना है। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं हर एक निबंध आपको पूरा पूरा दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले। सांस्कृतिक विविधता, अर्थव्यवस्था और पर्यटन। आप पर हेडिंग देखो, बेरोजगारी का तात्पर्य, बेरोजगारी युवा वर्ग, अनेक समस्याओं की जड़ बेरोजगारी, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी दूर करने के उपाय, उपसंहार। ये सारे सबसे पहले आप ये लिख दोगे कि एग्जामिनर जैसे ही आपकी कॉपी खोले उसको पता चल जाए कि आपने बहुत सुंदर तरीके से निबंध लिखा है। लिखना कैसे है, इसका स्क्रीनशॉट लो। बेरोजगारी का तात्पर्य आपने हेडिंग डाली और आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइनों में एक्सप्लेन कर दिया क्या है बेरोजगारी और युवा वर्ग। आप सब युवा हो, आपने बेरोजगार और युवा वर्ग आपने हेडिंग डाली और आपने 5 लाइनों में से एक्सप्लेन कर दिया। इसका सभी लोग 23 तारीख, 24 तारीख सुबह 6 बजे 21 बाई 1 समस्याओं की जड़ बेरोजगारी। बेरोजगारी वस्तुतः एक बेरोजगार युवा निराशा, बेरोजगारी वस्तुतः बेरोजगार युवाओं के लिए एक परेशानी है और आंसुओं के खारेपन को पीकर समाज को अपनी मौन व्यथा सुनाता है। ये तमाम परेशानियां जो बेरोजगारी की वजह से आती हैं, बेरोजगारी के कारण क्या है ये आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको बेरोजगारी के उपाय लिख लेना है। देखो बेरोजगारी के उपाय लिख लेना है आपको, इस पर भी आपको 4 लाइनें लिख देनी है। सब कुछ लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक स्कैनर में डाल के पीडीएफ बना के तैयार कर लो। इसलिए बार बार मैं हट जा रहा हूं। उपसंहार आपको लिख देना है कि हमारी सरकार बेरोजगारी उन्मूलन के प्रति जागरूक है, इस दिशा में उसने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। परिवार नियोजन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कच्चे मालों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा, कृषि भूमि की चकबंदी, नए नए उद्योगों की स्थापना, अप्रेंटिस योजना मतलब जो प्रशिक्षु योजना, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना आदि अनेकानेक कार्य ऐसे हैं। यह बेरोजगारी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है बेटा, अगला निबंध आपका है भ्रष्टाचार। मात्र 5 मिनट में आपके 5 निबंध तैयार हो रहे हैं और बोर्ड परीक्षा में यहीं से आएंगे। बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप तैयारी कर लो। भ्रष्टाचार में क्या है, प्रस्तावना, भ्रष्टाचार का अर्थ, भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार के प्रकार, भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव, भ्रष्टाचार रोकने के उपाय और उपसंहार। ये 7 टॉपिक आपको क्या करना है, हर एक हेडिंग डालनी है और हर एक हेडिंग के अंदर कम से कम 4 लाइनों में उसकी व्याख्या कर देनी है। प्रस्तावना में बताना है भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार के अर्थ में बताना है कि भाई भ्रष्टाचार किस प्रकार का होता है, किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन द्वारा अपने अधिकार या पद का दुरुपयोग करना ही भ्रष्टाचार है। इसी प्रकार अगली हेडिंग भ्रष्टाचार के कारण लिख दोगे, जिसमें आप बताओगे आर्थिक असमानता है, कानूनों का ढीलापन है, नैतिक मूल्यों का पतन है, प्रशासनिक प्रणाली की कमजोरियां हैं। उसके बाद आप चले जाओगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका भ्रष्टाचार, क्या बता दोगे, राजनीतिक है, नेता कितना भ्रष्टाचार करते हैं। देखते हो चारों तरफ घोटाला चल रहा है, कोई शराब घोटाला कर रहा है तो कोई 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कर दे रहा है, करोड़ों करोड़ और हजारों करोड़ रुपए घोटाले में जा रहे हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार आपका है, आप किसी डीआईओएस के पास जाते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाते हो, आपको पहले पैसा देना पड़ता है तब आपका काम होता है। यह है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। आर्थिक भ्रष्टाचार क्या है कि भैया अपना बैंक में खाता होती है, न्याय व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक नीति का स्थिरता होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद क्या है, भ्रष्टाचार रोकने के उपाय, कैसे रोकोगे भ्रष्टाचार, तो आपको कड़े कानून बनाने होंगे, शिक्षा और जागरूकता फैलानी होगी, पारदर्शिता बढ़ानी होगी, सख्त सजा देनी होगी अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो। ये आप ध्यान रख लो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। और नेक्स्ट आपका क्या है, उपसंहार, कि भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान केवल सरकार ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलकर करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी नैतिक और मूल्यों को सुदृढ़ करें और समाज में ईमानदारी और पारदर्शिता बढ़ावा दें। यदि सभी मिलकर प्रयास करें तो भ्रष्टाचार का अंत संभव है और एक प्रगतिशील समाज का निर्माण किया जा सकता है। अगला है मेरे प्रिय कवि सुमित्रानंदन पंत, आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हो सकते हैं लेखक, या आपके महादेव वर्मा हो सकते हैं, जयशंकर प्रसाद हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जीवन परिचय सबसे पहले लिखेंगे, थोड़ा सा रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं और उपसंहार। जैसा आप लिखते हो
आप साहित्यिक परिचय 80 शब्दों में लिखते हो, इसको थोड़ा बड़ा कर देना है। सुमित्रानंद पंत का जन्म कहां हुआ, मृत्यु कहां हुई, पूरा जीवन परिचय, रचनाएं क्या हैं, इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। पंत जी को तो प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। उसी प्रकार भाषा शैली इनकी बता देनी है। इन्होंने रस, छंद और अलंकार का प्रयोग कैसे किया है, कौन से रसों का प्रयोग किया, छंदों का, अलंकारों का, ये आपको बता देना है। और उसके बाद आपको बता देना है कि उपसंहार में भाव और कला दोनों की दृष्टि से विचार करने पर सिद्ध होता है कि पंत जी आधुनिक युग के प्रतिनिधि कवि हैं। इन बचा नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति में 5 टॉपिक हैं। प्रस्तावना, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य, मुख्य विशेषताएं, नई शिक्षा नीति के लाभ, चुनौतियां और समाधान, निष्कर्ष। पिछले साल 2-3 बार ही पूछा गया, 2-3 सेटों में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस बार बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है, तो रट लो इसको। प्रस्तावना क्या है? भारत की नई शिक्षा नीति 2020 में आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भैया बच्चों में समग्र विकास को प्रोत्साहित करना और रटने की प्रवृत्ति को कम करना। 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम लागू किया जाएगा। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा क्या है? छठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप के अवसर हैं। कोडिंग और डिजिटल साक्षरता को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। शिक्षकों के लिए बदलाव हुआ है। शिक्षा प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के द्वारा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। यह आपका हो गया मुख्य विशेषताएं। उसके बाद आप कहां आ जाएंगे? उसके बाद आ जाएंगे इसके लाभ। तो इसके लाभ में समावेशी और समान शिक्षा की बात है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है बच्चों को और रटने की प्रवृत्ति से मुक्ति देनी है। उसके बाद चुनौतियां और समाधान क्या है? तो चुनौतियां तो हर चीज में आएंगी। शिक्षकों का प्रशिक्षण हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल संसाधनों की कमी हो गया, जागरूकता का अभाव हो गया। अब निष्कर्ष क्या है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है और इसको तैयार करना। निबंधों को पढ़ोगे, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करोगे। 21, 22, 23 ये 3 दिन में मांगता हूं तुमसे। इन 3 दिनों में 100 में